किडनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किडनी को कंट्रोल करना है, किडनी को समझो कि बनता कहाँ है, कहाँ से बनता है। किडनी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो किडनी को भी बाहर निकालती है, यूरिया को भी बाहर निकालती है, पोटेशियम को भी निकालती है। जो आपकी बॉडी में तमाम समस्या हो रही हैं उसकी जड़ कहीं ना कहीं किडनी है। जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने लो सोडियम सॉल्ट का प्रयोग किडनी फेलियर पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं करना होता। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे उसका किडनी लेवल, यूरिया लेवल आराम से कंट्रोल हो जाए। हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है, अगर बॉडी के अंदर हमने किडनी को कंट्रोल करना है, यूरिया को कंट्रोल करना है, पोटेशियम को कंट्रोल करना है, पानी की अमाउंट को कंट्रोल करना है, इवन बीपी को कंट्रोल करना है, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है अगर हमें पता है कि हमने क्या खाना है और कैसे खाना है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से मेडिसिन लिख देता है और मेडिसिन के साथ कोई डाइट चार्ट नहीं देता। ये नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। कहता है आप जो मर्जी खा लो, मगर आप खुद सोच सकते हो कि अगर हम कुछ भी खा लेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ भी होगा। तो हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए अपने हिसाब से कंट्रोल्ड वे में। तो उसे सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं किडनी से कि किडनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किडनी को कंट्रोल करना है, किडनी को समझो कि बनता कहाँ है, कहाँ से बनता है। किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल है जो कि बनता है हमारी मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। अगर हम इसको घटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमने अपनी बॉडी के अंदर, अपनी मसल्स के अंदर किडनी की प्रोडक्शन को कम कर देना है जिससे हमारी किडनी पे कोई एक्स्ट्रा लोड ना हो, बॉडी में एक्स्ट्रा किडनी इकट्ठा ना हो। और उसे कम करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आपने प्रोटीन का इंटेक बंद कर देना है। क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, जितना प्रोटीन इंटेक करते हैं उतना तेजी से उनका किडनी लेवल बढ़ता चला जाता है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, एग लेते हैं, फिश लेते हैं, मटन लेते हैं, चिकन लेते हैं, या फिर आप दालों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, या आप दूध की बनी हुई आइटम लेते हैं, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, जो भी आप प्रोटीन इनटेक करेंगे वो आपकी बॉडी में जाकर मसल्स में, किडनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें किडनी तो चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन की जो आपकी कंजम्पशन है उसे बंद करना पड़ेगा। हमें एक ऐसी डाइट पे जाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी तो जाए बट प्रोटीन ना जाए, क्योंकि एनर्जी का सोर्स प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है। और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा होता है, बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्शन के अंदर तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। अब कोई चीज़ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है तो उसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनता है। हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो छोटी हो और जॉइन होकर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बना दे, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जितने आप वीट फॉर्म में, राइस फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं, पोहा लेते हैं, सूजी लेते हैं, उपमा लेते हैं, या चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो ये जो सोर्स है ये फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। अब बॉडी के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल हैं, वो जॉइन होकर बॉडी उसे अपने हिसाब से प्रोटीन बना लेती है और इसमें किसी भी टाइप का वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं बनता। जिससे फायदा क्या होता है, आपका किडनी लेवल कंट्रोल में रहना शुरू कर देता है। क्योंकि किडनी हमारी मसल्स में बन रहा है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किडनी की प्रोडक्शन को एकदम तेजी से बढ़ा देते हैं। अगर आपको कभी बुखार हुआ हो तो आपने देखा होगा आपका किडनी लेवल एकदम जंप कर गया। अगर आपने बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम कर लिया, बहुत लंबी ट्रैवलिंग कर ली, तो देखा आपका किडनी लेवल जंप कर गया। या फिर ठंड के टाइम में अगर आप देखें कि अगर आपको ठंड लग रही है, मसल्स में शिवरिंग हो रही है, आप KFT रिपोर्ट करवाते हैं, देखते हैं कि आपका लेवल बढ़ गया। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मसल्स के अंदर प्रोडक्शन किडनी की बढ़ा देते हैं। तो हमने इनको कंट्रोल में रखना होता है। हमने फीवर से बचना होता है, हमें हैवी एक्सरसाइज से बचना है, हमने कोई थकावट वाला काम नहीं करना, और हमने अपना ध्यान रखना है ठंडे क्लाइमेट से, ठंड ना लगे, शिवरिंग ना हो। अगर पेशेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता है, डाइट का ध्यान रखता है, तो किडनी की जो प्रोडक्शन है बॉडी में कम हो जाती है। तो अगर आपके लेवल किडनी के भी बढ़ते हैं तो उस स्पीड से नहीं बढ़ते जिस स्पीड से उसको प्रोटीन डाइट के साथ वो बढ़ते हैं। तो हमने प्रोटीन का ये ध्यान अपने डाइट के अंदर रखना है, पहली चीज़। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया आपकी रिपोर्ट में सेकंड नंबर पर आता है और पेशेंट इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जब भी पेशेंट आता है कहता है मेरा किडनी लेवल बढ़ गया, मेरा किडनी लेवल बढ़ गया, कभी वो ये बात नहीं करता कि यूरिया भी मेरी बॉडी में बढ़ रहा है। और यूरिया जो चीज़ है आपकी बॉडी में सबसे खतरनाक सिम्टम वही लेकर आती है। जो आपको वॉमिटिंग हो रही है, जो आपको सिर में दर्द बना हुआ है, जो आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, जो मुँह का टेस्ट चला गया है, ऐसे स्मेल आती है मुँह से,
और जो थकावट है, ये सब यूरिया कर रहा है। और इस यूरिया को अगर हम डाइट में देखते हैं कि कैसे ही डाइट बनता है, कैसे बॉडी के अंदर बनता है, तो आप समझोगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डाइट से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो मर्जी खाएं हमारे लीवर में वो जाएगा ही जाएगा, और लीवर में जाकर उसने यूरिया बनाना ही बनाना है। तो यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रोडक्शन हम डाइट से नहीं कर सकते, मगर इसको बॉडी से निकालने का तरीका हमारे पास है, वो है किडनी। क्योंकि किडनी जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो किडनी को भी बाहर निकालती है, यूरिया को भी बाहर निकालती है, पोटेशियम को भी निकालती है। जो आपकी बॉडी में तमाम समस्या हो रही हैं उसकी जड़ कहीं ना कहीं किडनी की नॉन फंक्शनिंग है। तो अब अगर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं तो क्रिएटिनिन भी बाहर जाएगा, यूरिया भी बाहर जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो ये सुना है कि किडनी ठीक नहीं होती, किडनी ठीक नहीं हो सकती, एक बार खराब होनी शुरू होती पूरी खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है। किडनी को अगर आप समझोगे तो किडनी की अपनी खूबियां भी हैं। जैसे हमारा लीवर है, लीवर को कुछ हो जाए तो लीवर पूरा रीजनरेट कर जाता है। किडनी के पास ये खूबी तो नहीं है, बट उसके पास दूसरी खूबी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। अगर एक इंसान अपनी किडनी को दूसरे को देता है तो जिसने दी उसकी किडनी आधी हो गई, 50% किडनी की फंक्शन हो गई। अब खुद से सवाल करो, क्या उसका क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है? नहीं बढ़ता ना। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि किडनी के पास अपने फंक्शंस को बढ़ाने की काबिलियत होती है, मगर वो काबिलियत कब बाहर आती है? जब हम उसको सही सर्कमस्टांसेस देते हैं। कोई भी इंसान कहीं भी किसी नए शहर में जाता है तो उसी शहर में जाता है जहाँ उसके लिए खाना हो, पानी हो, रहना हो, और तभी वो ग्रो कर पाता है। सेम चीज़ किडनी के साथ है। जब बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट ठीक होगा, फेवरेबल होगा किडनी के लिए, तभी किडनी अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आती है। हमने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने हैं जिससे किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। अब सवाल उठता है ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी किडनी किसी भी वजह से खराब हो रही है, किडनी खराब हो रही है, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न है। वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकता है, वो आपकी इम्यूनिटी की वजह से आईजी नेफ्रोपैथी है, या आपकी किडनी में बनने वाली सिस्ट, आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी, कोई ना कोई का तो कारण है। अगर आप उस कारण को समझ लेते हो कि आपकी किडनी का कौन नुकसान पहुंचा रहा है, किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो पहला काम किडनी को फेवरेबल कंडीशन देने का यही होता है कि उस चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना या उसको कंट्रोल कर देना। यानी अगर आपको बीपी कंट्रोल करना है, आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, अगर आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है, आईजी नेफ्रोपैथी का केस है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर लगाम लगानी है। और पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर आपको अपने सिस्ट का ज़्यादा ध्यान देना है रेदर देन किडनी का, क्योंकि सिस्ट कंट्रोल में तो किडनी आपकी बच ही जाएगी। तो हमने जो बेसिक होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही थी, जो रीज़न होता है किडनी फेल का, उस पर सबसे पहले काम करना होता है। एक बार आपका बीपी कंट्रोल में हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी किडनी को और नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से शुगर कंट्रोल करना है, उससे किडनी को और नुकसान नहीं होगा। एक बार जो रीज़न है वो एक कंट्रोल में आ जाते हैं तो किडनी को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जहाँ पर फर्दर डैमेज नहीं हो रहा होता। अब जब किडनी को फर्दर डैमेज नहीं हो रहा तो वहाँ से एक फेवरेबल कंडीशन बन गई। अब काम करते हैं KFRT यानी किडनी फंक्शन रिसोर्शन ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल हब बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, बहुत बेसिक हब्स होती हैं, मगर ये जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो क्या काम करती है? ये किडनी की फंक्शन को बढ़ाने में उसकी हेल्प करती है। किडनी की फंक्शनिंग जैसे बढ़नी शुरू होगी तो किडनी का फंक्शन क्या है? क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, पोटेशियम को बाहर निकालना, वो ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाएगा और आपका किडनी लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। अब मन में सवाल आता है कि ऐसा हो सकता है? हमने कभी तो देखा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको रिपोर्ट सिखाता हूँ और इंटरव्यूज, पेशेंट की इंटरव्यूज आप खुद सुनिए, फिर हम दोबारा मिलेंगे और पोटेशियम के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने पोटेशियम को कंट्रोल कर सकते हैं। कब पता लगा? 2017 से 2017 में पता लगा। और मेरे को ये पता ऐसे चला पैरों में जब सूजन ज़्यादा होने लगी तब डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर हम साई समझी में आए, वहाँ हमने दिखाया उनको। 2 मंथ्स की दवाई मैंने ली। मेरा क्रिएटिनिन था 4.33। अच्छा, अब कितना है? अब कितना था? 2.9 आ गया। यूरिया कितना था?
यही हो जाएगा 76। अब कितना है 67। अच्छा 67। अब 2 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस नजर आए? ये है कि पहले थक जाती थी काम करते हुए, अब बिल्कुल थकावट महसूस बिल्कुल नहीं होती है। रेगुलर जो डेली जो काम होता है वो मैं सारा कर लेती हूँ, बिल्कुल मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता। पैरों में जो सूजन था वो बहुत बिल्कुल नहीं है अभी भी। थोड़ा चेहरे पे ये कहते हैं मेरे को, थोड़ा चेहरे पे थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे कुछ भी मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी मैं उसी बेस पे चल रही थी और वो उससे मेरा काफ़ी कम हो गया है। नहीं, साइंस इंजीनियरिंग में कम हुआ ना? हाँ जी। एलोपैथिक मेडिसिन दिखा रहे थे पहले? वहाँ जो दोनों ने दवाई दी थी वो तो पूरा पेज भर के दवाई दिया था। अच्छा। उसको खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेवल पे कोई फर्क नहीं आया? बिल्कुल फर्क नहीं आया। डायलिसिस के लिए बोल दिया था? नहीं, डायलिसिस के लिए मैं डायलिसिस के लिए एक तरीके से बोल रखा था। हाँ, उसके बाद कम उन्होंने लास्ट यही बोला था कि यही, इससे ज़्यादा कम होने वाला है ही नहीं है। अच्छा। आपका यही रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि ये क्या यही रहेगा या बढ़ेगा, तो उन्होंने ये बोला था बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा। ये चीज़ ज़रूर उन्होंने बोला था, कोशिश भी नहीं की उन्होंने। और पूरा मतलब इतने सारी दवाई लिख के दिया था, दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा चलो 1 महीने खा के देख लेते हैं, शायद कम हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा। तो आपने खुद देखा, अगर थोड़ा सा किडनी का ध्यान रखो तो किडनी आपका ध्यान रखती है, किडनी को भी अच्छे तरीके से बाहर निकालती है, यूरिया को भी बाहर निकालती है। ज़रूरत सिर्फ ये होती है कि हम क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको समझने की। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट का, आप उसकी मेडिसिन को बाहर निकालो, मेडिसिन को निकालो, प्रिस्क्रिप्शन को बाहर निकालो और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद अपने आप उसको सर्च करो गूगल पे कि कौन सी मेडिसिन किस वजह से ले रहे हो। आपको तमाम मेडिसिन मिल जाएगी, विटामिन डी मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन मिल जाएगा, इंजेक्शन खून बढ़ाने वाले, आपको बीपी की मेडिसिन मिल जाएगी, शुगर की मेडिसिन मिल जाएगी, मगर कोई भी मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलती जो आपकी किडनी पर डायरेक्ट काम करती हो। आपका जब तक हमने किडनी पे काम ही नहीं किया, कोई मेडिसिन ही नहीं दी, तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि आपकी किडनी आपको फेवर कर जाएगी। तो हमने किडनी की फंक्शनिंग को ध्यान में रखना होता है, किडनी के बारे में ज़्यादा सोचना होता है कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़े। किडनी को माइंड में नहीं रखना होता कि हमने किडनी घटाना है, हमने ध्यान रखना है कि हमने किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है। जब हम किडनी की फंक्शनिंग के पीछे पड़ जाते हैं, बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट से तैयार करना शुरू करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना शुरू करते हैं, चीज़ें आपके फेवरेबल में होनी शुरू हो जाती है। अब चलते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो मैं पर्सनली तो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि अगर इसके लेवल नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है, मसल्स में पावर बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, आपको थकावट कम होगी। मगर अगर इसके लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ये एक पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक लेकर आ सकता है, क्योंकि पोटेशियम जब ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो आपकी मसल्स के अंदर थकावट पैदा करता है, और जब वो थकावट पैदा करता है तो उसका असर सबसे ज़्यादा आपके हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है जो धड़कता है वो क्योंकि मसल्स का बना हुआ है। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम बढ़ा, आपकी हार्ट की मसल्स थकना शुरू, और जैसे वो थक गई तो कभी भी रुक सकती हैं। तो इस पोटेशियम को बॉडी में कंट्रोल वे में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि पोटेशियम हमारी बॉडी में जाता कैसे, हम तो कोई पोटेशियम की चीज़ खाते नहीं। पोटेशियम हमारी हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है, चाहे हम गेहूँ खाएं, चावल खाएं, चाहे हम कुछ भी खाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम जाएगा ही जाएगा। अब इस पोटेशियम को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड तरीका होता है। या तो ये होता है कि हम सब्जी को लीच कर दें, वेजिटेबल्स को हम लीच करके खाएँ, मगर उसमें नुकसान ये होता है कि पोटेशियम के साथ साथ बाकी विटामिन मिनरल्स भी पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कमी आ जाती है। तो साइंस इंजीनियरिंग में हम क्या कहते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को खाओ जिनके अंदर पोटेशियम कम है, जिससे बॉडी के अंदर पोटेशियम कम जाए, जिससे सब्जी को लीच ना करना पड़े और आपकी बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस पैदा ना हो। तो हमने उन लो वेजिटेबल्स को ध्यान में रखना है और लो पोटेशियम फ्रूट्स को ध्यान में रखना है। तो शुरुआत करते हैं वेजिटेबल से, क्योंकि नॉन वेज आइटम तो सारी बंद हो गई, किडनी को कंट्रोल करने के लिए उसको हम दे नहीं सकते। तो हम वेजिटेबल्स के अंदर हमारा एक छोटा सा रूल है कि आपने कोई भी जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खानी। यानी जो भी जड़ वाली सब्जी जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू, चुकंदर, ये सारी सब्जियां ज़मीन के नीचे लगती हैं, आपने इनटेक नहीं करना, सिवाय 3 के, गाजर, मूली और प्याज, ये आप खा सकते हो। बाकी कोई भी सब्जी ज़मीन के नीचे वाली आप नहीं खाओगे। इसी तरह जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ होती है, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये भी हम नहीं खाएंगे। अब जो सब्जियाँ फल की तरह लगती है पेड़ पे, पौधे पे, वो हम खा सकते हैं, जैसे घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैगन, टमाटर, जितनी भी तमाम सब्जियां हैं जो बेल पे लग रही हैं, पौधे पे लग रही हैं, ज़मीन से ऊपर लगती हैं, वो एक पेशेंट खा सकता है। इसमें पोटेशियम
कम होता है कंपैरेटिवली लीफी वेजिटेबल और रूटी वेजिटेबल की। तो अगर आप इन्हीं वेजिटेबल्स का यूज़ करते रहेंगे, आपको लीच नहीं करना पड़ेगा और आपकी बॉडी में पोटेशियम भी कम जाएगा। अब चलते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स की जो कैटेगरी है, फ्रूट्स कैटेगरी के अंदर हमने ध्यान रखना कि हमने कुछ फ्रूट का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे वो आपका बनाना हो, कीवी हो, एवोकाडो हो, ड्राई फ्रूट्स हो, खजूर हो, कोकोनट हो और एक स्टार फ्रूट। ये सारी की सारी आइटम्स आपने बिल्कुल भी इंटेक नहीं करनी, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जब ये चीज़ें हमने निकाल दी, जो बाकी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे आप खा सकते हो, चाहे एप्पल है, पपाया है, पाइनएप्पल है, पियर है, आप जो भी चाहो फ्रूट वो खा सकते हो। मगर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसकी क्वांटिटी है वो फिक्स होती है। यानी आप पूरे दिन के अंदर एक सेब ले सकते हो या फिर एक नाशपाती ले सकते हो, यह 1 कप पपीता, यह 1 कप पाइनएप्पल या फिर 1 कप अंगूर, तो क्वांटिटी है वो है 1 कप अप्रॉक्सीमेट। तो हमने इस क्वांटिटी को आगे नहीं जाना होता, क्योंकि अगर कोई चीज़ लो पोटेशियम भी है और उसका कंजम्पशन में आप ज़्यादा करते हो तो आपकी बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा जाएगा। यानी अगर आप एक तरबूज है, तरबूज लो पोटेशियम फ्रूट्स के अंदर काउंट होता है, मगर अगर आप उसका इंटेक ज़्यादा करते हो, 1 कप से ज़्यादा कर लेते हो, तो पोटेशियम भी आपकी बॉडी में ज़्यादा गया, जो आपकी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसलिए क्वांटिटी का हमने ध्यान रखना है, पोर्शन साइज का हमने ध्यान रखना है कि हमने फ्रूट को एक्सीड अमाउंट में नहीं लेना। लेने सारे हैं, मिक्स करके लेने हैं, रोटेशन के अंदर लेने हैं और हमने उसकी अमाउंट का ध्यान रखना है। इससे आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। अब जब पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं तो अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब और क्या खा सकते हैं कि हमारा पोटेशियम ठीक में रहे, हमारा यूरिया ठीक रहे। तो अगर आप गेहूँ चावल के बारे में बात करो तो 3 अन्न ऐसे हैं जो पोटेशियम में लो होते हैं। एक तो आपका गेहूँ, व्हीट, दूसरा है राइस, चावल, तीसरा है आपका जौ। अगर आप इसकी बनी हुई कोई भी आइटम आगे लेते हैं, जैसे गेहूं से बना आपका आटा, गेहूं से बना आपका सूजी, गेहूं से बनी आपकी दलिया, आपका पोटेशियम नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से चावल हो गया, चावल की सब फॉर्म हो गई, पोहा जिसे चिड़वड़ा भी कहते हैं, ये जो फॉर्म्स हैं इनके अंदर भी पोटेशियम कम होता है, इसलिए ये एक पेशेंट ले सकता है। इसी तरह से जौ एक ऐसी आइटम है जो कम खाई जाती है मगर कुछ लोग लेना पसंद करते हैं और ये अच्छी भी रहती है। तो जौ का आटा, जौ का दलिया ये लिया जा सकता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट द्वारा। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट के साथ एक दिक्कत और होती है कि जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम सब जानते हैं कि एक सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, नमक ऐसी चीज़ है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हमने नमक लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, कौन सा नमक लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल क्या है कि लो सोडियम सॉल्ट आता है जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, मगर पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर 15% पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट लो सोडियम सॉल्ट का यूज़ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम जाना शुरू कर देता है, जो पेशेंट को बहुत खतरनाक होता है, डायलिसिस तक एकदम करवाना पड़ जाता है। तो हमने लो सोडियम सॉल्ट का प्रयोग किडनी फेलियर पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं करना होता। चाहे वो बीपी को कंट्रोल कर रहा हो ना कर रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर लो पोटेशियम सॉल्ट लोगे तो ये पक्की बात है कि आने वाले टाइम में आपको डायलिसिस की बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हमने लो सोडियम सॉल्ट नहीं लेना। हमने कौन सा सॉल्ट लेना है? हमने लेना है सेंधा नमक, जो हम लाहौरी नमक भी कहते हैं, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, जो अक्सर फास्टिंग में लिया जाता है। अब ये सॉल्ट भी तो सोडियम क्लोराइड है और जो नमक हम अपने घर में लेकर आते हैं वो भी सोडियम क्लोराइड है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ जाओगे तो कभी भी सी सॉल्ट को हाथ नहीं लगाओगे। जो हम नमक अपने घर में लेकर आते हैं, थैलियों में लेकर आते हैं, ये जो सॉल्ट होता है ये रिफाइनरीज के अंदर बनाया जाता है, ये मशीन्स में, प्लांट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर बनाया जाता है और ये प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होती है। प्योर फॉर्म सोडियम क्लोराइड होने से ये आपका बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, सोडियम की वजह से बीपी तेज़ी से बढ़ता है। मगर वहीं पर जो हम पहाड़ी नमक यूज़ करते हैं, हिमालयन सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये पहाड़ों पे कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर ये नमक बन जाता है। ये जो नमक होता है इसमें सोडियम क्लोराइड होता है मगर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। जब हम मिनरल्स वाला हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो बॉडी में सोडियम क्लोराइड ऐसे मिनरल्स पे जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर हम सी सॉल्ट लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ेगा, मगर उसके कंपैरेटिव में जब हम सेंधा नमक लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ेगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है सॉल्ट की, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना टेस्टी नहीं लगेगा, पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो बॉडी में वेट नहीं आएगा, बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा और बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट कर देगी। तो खाना तो खाना है, खाने के लिए नमक भी ज़रूरी है। तो आपने चुटकी भर सेंधा नमक यूज़ करना है अपने हर टाइम के खाने के अंदर। अगर आप चुटकी भर से ज़्यादा नमक लेते हो तो आपका ब्लड
ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी चीज़ जो नमकीन है वो आपने पूरी तरह से अवॉइड करनी होती है, जैसे भुजिया है, अचार है, चटनियाँ हैं, ये सब चीज़ें हमें इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि इनके अंदर नमक की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, बल्कि आपके जो किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर में एक दिक्कत देखने को मिलती है, लेग के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपने बिल्कुल भी इनटेक नहीं करना सी सॉल्ट, आपने इनटेक करना है सेंधा नमक। अब पेशेंट में एक दिक्कत और होती है, वो है लो हीमोग्लोबिन लेवल, यानी खून की कमी की। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा ना हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, मैं बताऊँ मैं चुकंदर खा लूँ, मैं अनार खा लूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आप ये पहले समझो कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्यों कम बन रहा है, किस कमी की वजह से आ रहा है। क्या आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है, क्या आपकी बॉडी के अंदर B12 कम है, क्या फॉलिक एसिड कम है, या फिर एरिथ्रोपोइटिन कम है। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्या होता है कि किडनी को डैमेज होने की वजह से बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन नहीं बन पाता। अब ये हार्मोन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं, बट हार्मोन नहीं है, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। तो अगर आप इस टाइम पर अगर आप कोई आयरन वाली टैबलेट लेते हो या फिर आप कोई और मेडिसिन लेते हो, B12 लेते हो, तो भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता हुआ नहीं देखा जाता। हमने इसको अगर हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है तो हमने लेना है जो बॉडी के अंदर कमी है, यानी एरिथ्रोपोइटिन लेना है। एरिथ्रोपोइटिन आप लोगे, आपके लेवल स्टेबल हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के चक्कर में आप कोई ऐसी मेडिसिन का इंटेक मत करना जो आपको आगे चल के दिक्कत करे, क्योंकि आयरन की टैबलेट्स लोगे, कॉन्स्टिपेशन होगी ही होगी, गैस ज़्यादा होगी, दिक्कत बढ़ेगी। आपने वो चीज़ नहीं इंटेक करनी होती। बॉडी में जिस चीज़ की कमी है बस उसको फिलफिल करो। अगर इंजेक्शन के बाद आपका हीमोग्लोबिन ना बढ़ रहा हो तो यस हो सकता है कि कोई सेकेंडरी डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर बनी हुई हो, यानी आपका B12 कम हो, या फिर आपका फॉलिक एसिड कम हो, या फिर आयरन कम हो, या फिर प्रोटीन कम हो। तो उनको हम बाद में देखेंगे, मगर पहले आप शुरुआत करोगे अपने एरिथ्रोपोइटिन से। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है पानी। पानी कितना पीना है, क्योंकि किडनी तो पानी को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही। तो पेशेंट अक्सर क्या गलती करते हैं कि पानी कम पीना शुरू करते हैं। प्यास लगी हुई है, होंठ सूखे हुए हैं, गला सूखा हुआ है, पानी क्यों नहीं पी रहे? पानी इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि उससे किडनी खराब है ना, तो फिल्टर नहीं हो पाएगा। अगर आप पानी प्रॉपर अमाउंट में नहीं पीते, यूरिन नहीं बनता, क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर नहीं जाता किडनी के थ्रू, और आपके लेवल बहुत तेजी से बढ़ने शुरू होते हैं। जो डायलिसिस आपको कभी शायद जरूरत ना पड़ती, मगर उसकी जरूरत आपको अगले हफ्ते पड़ जाएगी क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे। तो पानी के अमाउंट को बॉडी में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मगर अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं, किडनी की इतनी आउटपुट नहीं है, वो एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, पैर के आसपास स्वेलिंग, फेस पे पफिनेस आ जाएगी। तो पानी के अमाउंट को समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना पानी पीना है। और हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी को पसीने नहीं आते, किसी का बोलने का काम बहुत ज़्यादा है, किसी का बिल्कुल बोलने का काम नहीं होता, कोई धूप में घूमता है, कोई अपने एयर कंडीशन एक कमरे के अंदर बैठता है, कोई राजस्थान में रहता है, कोई शिमला में रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि पानी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की कितनी होगी, कितना पानी हमारे लिए सही है। तो पानी जो आपने पीना है अपनी प्यास के हिसाब से पीना है। जितनी प्यास है उतना पानी पियोगे। अगर प्यास नहीं है, पानी का इंटेक नहीं करोगे। तो इस प्यास को जज करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर सेंसर लगा रखे हैं। हमारे लिप्स हैं, हमारा गला है, हमारी टंग है। अगर ये सूखना शुरू हो जाए तो आपने पानी का इंटेक करना है, आपने पानी पीना है। मगर एक टाइम में पूरी 1 लीटर की बोतल नहीं पी जानी। आपने आधा कप या 1 कप पानी एक टाइम में पीना है, वेट करना है। फिर अगर प्यास लगे फिर दोबारा से आपने पीना है, जब तक आपकी प्यास बुझ नहीं जाती। तो थोड़ा थोड़ा पानी आपने मल्टीपल टाइम पीना है, ना कि एक ही बार में सारा पानी पी जाना है। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा सीक्रेट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी किडनी की कंडीशन को स्टेबल करने में। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपने अपने क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ते हुए देखा होगा। जब वो शुरू हुआ तो शायद वो 2 के आसपास था, 3 पहुँचा, 3.5 पहुँचा, 4 पहुँचा। मतलब 4 को जैसे उसने क्रॉस किया, बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। कुछ ही महीनों के अंदर वो 7, 8, 10 पहुँचना शुरू हो गया। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। जब हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा था, यूरिया इकट्ठा हो रहा था, साथ में एक और चीज़ इकट्ठी हो रही थी जो रिपोर्ट में नहीं आती, वो है एसिड। हमारी किडनी ना सिर्फ क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है, यूरिया को बाहर निकालती है, बल्कि बॉडी में जो बन रहा है एसिड, उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। मगर जब किडनी काम करना शुरू किया तो क्रिएटिनिन भी इकट्ठा हुआ, यूरिया भी इकट्ठा हुआ, एसिड भी इकट्ठा हुआ।
अगर आपकी बॉडी में ब्लड एसिडिक होना शुरू होता है और ये एसिडिक ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो सबसे बुरा असर उसका आपका किडनी पर ही पड़ता है कि किडनी की फंक्शनिंग खराब होनी शुरू हो जाती है तेज़ी से। तो लेवल 4 तक ये इतना एसिडिक ब्लड नहीं होता, मगर 4 के बाद जैसे ही ये एसिडिक इतना हो जाए कि किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, आपके लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अब इस तेज़ी से बढ़ने वाले लेवल को हमने कंट्रोल करना है और दिक्कत हमारी है एसिडिटी। अब एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि किडनी तो इसे बाहर नहीं निकाल सकती। जितने भी पेशेंट हैं जिनका लेवल 3 के आसपास, 4 के आसपास है या उससे ज़्यादा है, उनको अपनी मेडिसिन के अंदर चेक करना है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, यानी बेकिंग सोडा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा होता है, हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट इसका ज़्यादा कंजम्पशन भी कर लेता है तो शायद कोई उसका नुकसान नहीं होता। तो हमने अपनी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स की अमाउंट को ठीक रखना होता है और उसके लिए हमें बाइकार्बोनेट्स लेने पड़ते हैं और वो फॉर्म होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो नोडोसिस या सबोसिस के नाम से टैबलेट आपको मार्केट में मिलती है, जो शायद आप ले भी रहे होंगे। तो हमने इसका कंजम्पशन करते रहना है, हमने इसको मिस नहीं करना किसी भी कीमत के ऊपर, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और आपकी किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये चीज़ है, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये थी वो बेसिक चीज़ें जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो या आप चाहते हो कि साइंस संजीवनी से हम आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो बनाएं, किसी स्पेशल टॉपिक बनाएं जो किडनी फेलियर से रिलेटेड हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप वो चीज़ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि वो अकेले नहीं हैं। आप जैसे बहुत सारे पेशेंट इस वीडियो को देखते हैं, मगर लोगों को एक दूसरे की स्टोरी नहीं पता होता कि किसने कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आई। तो मैं चाहता हूं कि आप साइंस संजीवनी के माध्यम से अपनी किडनी फेलियर की जो स्टोरी है वो हमें भी पहुंचाएं और बाकी किडनी फेलियर पेशेंट्स को भी बताएं। अगर आप साइंस संजीवनी के पेशेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जो चेंजेस आपकी बॉडी में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमारे बाकी पेशेंट्स को भी बताइए, जिससे उनमें थोड़ी सी मोटिवेशन आए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए डाइट के बारे में। अब मैं चाहता हूँ अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो या आप कोई चाहते हो कि कोई किडनी फेलियर का कोई टॉपिक ऐसा जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ बताऊं या हम भी उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है हमें पता लगता है कि इस टॉपिक की हमें डिमांड है, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है लोगों को, तो हम उस हिसाब से टॉपिक्स बना सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने ध्यान के रखनी है, आपके जो किडनी लेवल है बढ़ते जा रहे हैं, तो जो आपकी स्टोरी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स उसको देखते हैं तो उनको भी पता लगता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं। और जो साइंस संजीवनी के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन्होंने अपने किडनी डाउन किया है, मैं चाहता हूं कि वो भी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बाकी दुनिया को बताएं कि साइंस संजीवनी ने किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर सुधार लेकर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी जानकारी मिली होगी। फिर भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मुझसे भी आके मिलना चाहते हो, तो आप क्लिनिक पर आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।